हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने मैटर के ड्यूल कैरेक्टर को लेकर डिस्कस किया था। इनकी हम ये बोल सकते हैं, बेटा लास्ट वीडियो के अंदर हमने मैटर के ड्यूल कैरेक्टर का जो टॉपिक था वो स्टार्ट किया था और उस टॉपिक के अंदर हमने एक पॉइंट को पढ़ा था जिसका नाम था डी ब्रोगली इक्वेशन। बेटा अपने डी ब्रोगली इक्वेशन के अंदर जो रिलेशनशिप आई थी उस रिलेशनशिप को याद रखना है। आज हम क्या करते हैं, उस डी ब्रोगली रिलेशनशिप को पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या करते हैं बेटा, रिलेट करते हैं। बेटा आपने जो डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ी थी आपने, तो अपने डी ब्रोगली इक्वेशन में एक बात पढ़ी थी कि किसी भी वेवलेंथ की जो रिलेशनशिप थी वो h अपॉन p के साथ पढ़ी थी बेटा। यहाँ पर लैम्डा क्या हो बेटा, वेवलेंथ होगी, h क्या हो बेटा पैलेंस कांस्टेंट और p कौन है बेटा, पार्टिकल का मोमेंटम है। अब ये सबको पता है बेटा कि जो आपका p होता है, जो मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होता है। जो मोमेंटम होता है वो किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी के बीच में होता है। अगर मैं p के स्थान पर इसकी वैल्यू पुट करता हूं तो लैम्डा किसके बराबर बनता है बेटा, देखिएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इनटू में v। ये रिलेशनशिप आपने पढ़ी थी बेटा डी ब्रोगली इक्वेशन के अंदर। आज हम क्या करते हैं, इस रिलेशनशिप को पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करते हैं, यानी कि रिलेशनशिप बिटवीन wavelength and kinetic energy of particle। इन दोनों के बीच रिलेशनशिप को हम क्या करते हैं बेटा, फाइंड आउट करते हैं। तो देखिएगा बेटा किसी भी पार्टिकल का जिसका मास m है, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 1/2 mv²। ये क्या होगा बेटा, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जिस पार्टिकल का मास m और वेलोसिटी क्या है बेटा उसकी v है। अगर बेटा मैं यहां से v की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो v² किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 2 इनटू में काइनेटिक एनर्जी और इनटू में पार्टिकल का मास। अगर मैं v की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहूं तो v किसके बराबर हो जाएगा बेटा, ये बराबर हो जाएगा 2 इनटू में काइनेटिक एनर्जी इनटू में मास और इसका क्या हो जाएगा बेटा, स्क्वायर रूट। क्लियर है? अब जो v की वैल्यू बेटा, उस v की वैल्यू को यहां पर लाकर पुट कर दो तो लैम्डा की वैल्यू क्या बन जाएगी बेटा, देखिएगा लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा बेटा, h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी वैल्यू ये रही बेटा आपकी रूट, वैल्यू पुट कीजिएगा बेटा। सो बेटा ये जो m है ये नीचे आएगा, यहाँ पे ये m कहां जाएगा बेटा, अपॉन में हो जाएगा ये m। वैल्यू पुट कीजिएगा बेटा 2 इनटू काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास ऑफ पार्टिकल। ये जो मास है किसमें बेटा, स्क्वायर रूट के अंदर। अब इस स्क्वायर रूट से जब 1 m कटेगा तो ऊपर स्क्वायर रूट m बच जाएगा बेटा, तो लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, ये लैम्डा बराबर हो जाएगा आपका h अपॉन रूट 2 इनटू काइनेटिक एनर्जी इनटू m। ये रिलेशनशिप होती है बेटा आपकी वेवलेंथ और पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी के बीच में। जनरल न्यूमेरिकल यहीं से बनते हैं बेटा, इससे ज्यादा हार्ड न्यूमेरिकल बनने की संभावना तो होती नहीं बेटा कि डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग से काफी हाई स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल बने, लेकिन न्यूमेरिकल जो बनते हैं वो थोड़े से घुमा फिरा कर बनते हैं। हो सकता है कि वो आपको काइनेटिक एनर्जी देगा, तो काइनेटिक एनर्जी से हो सकता है वो आपसे इन रिलेशनशिप में से कोई भी रिलेशनशिप को क्या करवा सकता है बेटा, वो फॉरवर्ड करवा सकता है, या हो सकता है वो आपको वेलोसिटी देकर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी एक न्यूमेरिकल अगर बनता है तो इन्हीं रिलेशनशिप में से बनेगा, इनसे बाहर कोई भी न्यूमेरिकल नहीं बनता बेटा। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अगले टॉपिक की, जिसका नाम है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है बेटा अपना हाइजेनबर्ग सर्टेनिटी प्रिंसिपल। ड्यूल कैरेक्टर की हम बात करते हैं कि पार्टिकल के ड्यूल कैरेक्टर को लेकर दो प्रकार के फिनोमेना आए। पहला तो आया था अपना डी ब्रोगली इक्वेशन, और सेकंड जो फिनोमेना आया था वो आया था आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
अब देखिएगा बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में क्या कुछ बोला गया। बेटा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जनरली एक जर्मन केमिस्ट हाइजेनबर्ग के द्वारा 1927 के अंदर पुट अप किया गया बेटा। यानी कि हम बोल सकते हैं बेटा ये जो आपका प्रिंसिपल है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये जर्मन केमिस्ट हाइजेनबर्ग के द्वारा 1927 के अंदर किया गया बेटा, दिया गया था, फॉरवर्ड किया गया बेटा। बेटा हाइजेनबर्ग ने बोला कि अगर आपका कोई भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ध्यान से सुनिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बेटा, इंपोर्टेंट टॉपिक है, यहां से कंपटीशन एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुके बेटा और आने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। ध्यान से सुनिएगा, हाइजेनबर्ग ने बोला कि अगर आपके पास मान लो कोई भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, ये क्या है आपके पास कोई भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, ये कोई भी आपके पास क्या है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, और ये पार्टिकल किसमें बेटा, ये पार्टिकल है मोशन में, किसमें बेटा, ये पार्टिकल मोशन में है, इनकी मूव कर रहे बेटा ये पार्टिकल। तो उसने बोला कि इस पार्टिकल की अगर हमें निकालनी हो पोजीशन, मोशन के दौरान अगर हमें इस पार्टिकल की क्या निकालनी है पोजीशन, या फिर हमें इस पार्टिकल का क्या निकालना है बेटा मोमेंटम, या तो हमें क्या निकालनी है बेटा पोजीशन और क्या निकालना है मोमेंटम, और वो भी एक्यूरेट और साइमल्टेनियसली। एक्यूरेट और साइमल्टेनियसली, तो उसने बोला इट इज इम्पॉसिबल, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है बेटा। यानी कि अगर हमें किसी भी मोशन के अंदर या मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली एक्यूरेटली कैलकुलेट करनी है, तो हम इसको कभी भी एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते बेटा। बस इसलिए इस प्रिंसिपल का नाम क्या रखा गया बेटा, अनिश्चितता का प्रिंसिपल बोलते बेटा इसको। हम क्या बोलते बेटा इसको, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि जिसको हम क्या बोलते बेटा, अनिश्चितता का सिद्धांत बोलते बेटा। कि इसके आधार पर उसने क्या बोला बेटा कि अगर आपके पास कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बिल्कुल छोटा सा पार्टिकल जिसको हम नेक्ड आई के द्वारा आसानी से विजिबल, आसानी से सीन नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बोलते हैं। उसने बोला कि अगर आपके पास कोई भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और वो पार्टिकल किसमें बेटा, मोशन में, तो जब आपका माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मोशन में है तो मोशन के दौरान हमें एक साथ दो चीज कैलकुलेट करनी है। एक तो उस पार्टिकल की पोजीशन कैलकुलेट करनी है और उसके साथ साथ उस पार्टिकल का मोमेंटम कैलकुलेट करना है, और पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ कैलकुलेट करने और बिल्कुल एक्यूरेसी से कैलकुलेट करने। तो उसने बोला ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो उसने बोला कि जब कोई भी पार्टिकल मोशन के अंदर पाया जाता है तो या तो उसकी अगर पोजीशन को कैलकुलेट कर लेते हैं एक्यूरेटली, अगर हम पोजीशन कैलकुलेट कर लेते हैं तो हम मोमेंटम को कभी भी एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। या वाइस वर्सा में अगर हम बोलना चाहें कि अगर मान लो हम मोमेंटम को कैलकुलेट कर लेते हैं एक्यूरेटली, तो ये जरूरी नहीं कि हम पोजीशन को भी एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाए। तो इसलिए उसने बोला कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ और बिल्कुल एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाना कैसा होता है बेटा, इम्पॉसिबल होता है। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की डेफिनेशन क्या बनती है बेटा, देखिएगा ये बनते बेटा, इट इज इम्पॉसिबल, it is impossible to calculate, it is impossible to calculate both the position and momentum of a moving microscopic particle simultaneously and accuracy। उसने बोला बेटा कि इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट साइमल्टेनियसली बोथ द पोजीशन या बोथ द मोमेंटम एंड पोजीशन ऑफ ए मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल साइमल्टेनियसली एंड एक्यूरेसी। ये बहुत इम्पॉसिबल बेटा, नामुमकिन है। क्या नामुमकिन है कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऐसा मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ शुद्धता से क्या करना बेटा, कैलकुलेट करना कैसा है बेटा, ये इम्पॉसिबल है।
दोबारा से सुनिएगा बेटा, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और आप उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की क्या कैलकुलेट करना चाहते हो बेटा, आप उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम कैलकुलेट करना चाहते हो, और वो भी एक साथ। कैसे बेटा? साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब क्या होता है? एक साथ। एक साथ मुझे पोजीशन चाहिए और एक साथ उसी समय मुझे क्या चाहिए? उस पार्टिकल का मोमेंटम चाहिए। तो इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट विद एक्यूरेसी। तो ये इम्पॉसिबल है कि हम उसको एक्यूरेटली कैलकुलेट कर पाए। अगर मैं किसी पार्टिकल की पोजीशन को कैलकुलेट करने चाहता हूं बेटा, तो उसका जो मोमेंटम है वो क्या हो चुका होगा? चेंज हो चुका होगा। या मान लो मैं उसके मोमेंटम को चेक करता हूं तो तब तक उसकी पोजीशन क्या हो चुकी है बेटा? चेंज हो चुकी है बेटा। तो इसलिए बोला जाता है कि किसी भी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एक्यूरेटली कैलकुलेट करना कैसा है बेटा? इम्पॉसिबल है। सपोज करो कि आपका कोई भी पार्टिकल है, मान लो ये आपके पास कोई भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होगा बेटा, ये आपके पास क्या है बेटा? कोई भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, और इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की जो पोजीशन है उसके अंदर जो एरर है, एरर ऑफ मेजरमेंट जिसको आप बोल सकते हो बेटा, वो हमने मान लिया डेल एक्स है बेटा। ध्यान से सुनिएगा बेटा, हमने मान लिया कि लेट डेल एक्स, डेल एक्स का मतलब क्या है बेटा? लेट डेल एक्स इज द एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोजीशन, या आप इसको बोल सकते हो बेटा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। या आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। फिर डेल एक्स आपने क्या मान लिया बेटा? डेल एक्स हमने मान ली पोजीशन में क्या है बेटा? अनसर्टेनिटी है। या बोल सकते हो एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। पोजीशन को मेजरमेंट करते समय कितने की एरर है ये बेटा? डेल एक्स की एरर है। कि मान लो आपके पास कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल था, मान लो ये आपके पास कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल था। अब क्या करते हो? इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन को कैलकुलेट करते हो। क्या कैलकुलेट करते हो बेटा? इसकी पोजीशन को आप कैलकुलेट करने जा रहे हो। आपके पास कोई भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है और आप क्या करने जा रहे हो बेटा? उस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन को कैलकुलेट करने जा रहे हो। आपने इसकी पोजीशन कैलकुलेट की, लेकिन वो पोजीशन थोड़ी बहुत क्या होगी बेटा? डिसिमिलर होगी। कैसे? मान लो ये आपके पास कुछ सिमिलर सिस्टम है, एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये हो गया, इस प्रकार से सिमिलर सिस्टम। इस सिस्टम के अंदर ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यहाँ पर भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, यहाँ पर भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है। आपने सबसे पहले क्या किया बेटा? इस सिस्टम के अंदर इस माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल का क्या कैलकुलेट किया बेटा? पोजीशन कैलकुलेट किया। फिर आपने इसके अंदर पोजीशन को कैलकुलेट किया, फिर आपने इसके अंदर पोजीशन को कैलकुलेट किया। तो जब आप इन तीनों के रिजल्ट को आप देखोगे तो आप ऑब्जर्व करोगे कि इन तीनों के अंदर जो पोजीशन का डिफरेंस है वो कैसे बेटा? अलग अलग है। यहाँ पर पोजीशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, यहाँ पर कम का डिफरेंस है, ये हो सकता है यहाँ पर और भी ज्यादा कम हो या और भी बहुत ज्यादा हो जाए डिफरेंस। तो अब क्या बोल सकते हो बेटा? इन तीनों सेम कंडीशन बॉक्सेस के अंदर इस पार्टिकल की पोजीशन कैसी है बेटा? फिक्स नहीं है, यानी कि सर्टेन नहीं है। तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया बेटा? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बोल दिया बेटा। और अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हमने किसके द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया बेटा? डेल एक्स के द्वारा। इसी प्रकार से हमने मान लिया कि लेट del p is the error of measurement of momentum। मोमेंटम या आप इसको बोल सकते हो बेटा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। आपने मोमेंटम में कितनी अनसर्टेनिटी मानी है बेटा? डेल एक्स मानी है। तो हेजनबर्ग ने बोला कि इन दोनों अनसर्टेनिटी का जो प्रोडक्ट होगा, या बोल सकते हो बेटा मेजरमेंट ऑफ एरर का जो प्रोडक्ट होगा, यानी कि डेल एक्स इंटू में डेल पी, वो प्रोडक्ट या तो ज्यादा होगा या इक्वल होगा। या तो वो प्रोडक्ट क्या होगा? ग्रेटर देन होगा, या फिर क्या होगा? इक्वल होगा। किसके? h अपॉन 4 पाई के। किस वैल्यू से ग्रेटर या इक्वल होगा बेटा? h अपॉन 4 पाई के। यहाँ पर h कौन बेटा? आपका बैलेंस कांस्टेंट है। यहाँ पे डेल x कौन है बेटा? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन है। डेल p कौन है बेटा? डेल p कौन है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। ये आप इसको आप बोल सकते हो बेटा डेल x कौन है? एरर ऑफ मेजरमेंट ऑफ पोजीशन। पोजीशन को मेजर करते समय जो एरर आई है उसको हमने किसके द्वारा लिखा है बेटा? डेल एक्स के द्वारा। मोमेंटम को कैलकुलेट करते समय जो एरर आई है उसको हमने किसके द्वारा लिखा है बेटा? डेल टी के द्वारा। और ये जो इक्वेशन बनी है बेटा, इस इक्वेशन को हम किसका नाम देते हैं? इसको हम देते हैं बेटा
हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी इक्वेशन। इस इक्वेशन का नाम क्या रखा गया बेटा? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी इक्वेशन। अब बात करते हैं सर ऐसा क्यों, क्या वजह है कि हम पार्टिकल की ना ही तो पोजीशन और ना ही मोमेंटम को एक्यूरेटली एक साथ कैलकुलेट कर पाते, तो इसका कारण क्या है? तो कारण बेटा पार्टिकल का वेव करैक्टर। क्या कारण बेटा इस पार्टिकल का वेव करैक्टर? कि आपका जो पार्टिकल होता है वो कैसे करैक्टर का माना गया बेटा? वेव करैक्टर का माना गया। अब वो मोशन में है, देखो आपने अनसर्टेनिटी से पहले डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ी थी बेटा। तो डी ब्रोगली इक्वेशन के अंदर आपने स्टेटमेंट में एक बात बोली थी कि एनी मटेरियल पार्टिकल इन मोशन पोसेसेस द वेव करैक्टर। कि अगर आपके पास कोई भी पार्टिकल है और वो पार्टिकल अगर मोशन में है तो मोशन में होने के कारण वो पार्टिकल कौन सा करैक्टर रखेगा बेटा? वेव करैक्टर रखेगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर ये आपका पार्टिकल है तो अगर ये पार्टिकल आपका किस में है बेटा? मोशन में है। तो मोशन में है तो ये अपने अंदर कौन सा करैक्टर रखेगा बेटा? वेव करैक्टर रखेगा। बात समझ में आई या नहीं है बेटा? ये किसके अकॉर्डिंग बोला हमने? डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग बोला है कि आपका कोई भी पार्टिकल है, तो पार्टिकल जब मोशन में है तो वो किसका करैक्टर रखता है बेटा? अपने पास वेव का करैक्टर रखता है। अब देखिएगा बेटा, हमने बोला कि हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि हम एक साथ एक्यूरेटली पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो उसके पीछे कारण क्या है? तो कारण जानने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बेटा सबको पता है कि दो कंजुगेटिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच की दूरी क्या कहलाती है बेटा? वेवलेंथ। क्या कहलाती है बेटा? ये वेवलेंथ कहलाती है बेटा। तो इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है बेटा? आपकी वेवलेंथ है। अब ये जो वेवलेंथ है ये कैसी होती है बेटा? फिक्स होती है। कैसी है बेटा? ये आपकी वेवलेंथ फिक्स है। फिक्स का मतलब कैसी है बेटा? डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब कैसी है बेटा? कांस्टेंट है। डिफाइंड का मतलब क्या होगा बेटा? ये कैसी है बेटा? आपकी कांस्टेंट। और ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा बेटा क्या कुछ बोला गया, ध्यान से देखिएगा। लैम्डा इज इक्वल, आपने डी ब्रोगली के अंदर एक बात पढ़ी थी बेटा कि लैम्डा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है बेटा? h अपॉन p के बराबर होता है। लैम्डा किसके बराबर होता है बेटा? h अपॉन p के बराबर होता है। अगर लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन मास इनटू वेलोसिटी हो गया बेटा, क्योंकि मोमेंटम किसके बराबर होता है बेटा? मास इनटू वेलोसिटी बराबर। या चलो छोड़ो इस डेरिवेशन नहीं जान सकते तो आप डायरेक्ट बोल दो ये p हो गया बेटा। इस p को इधर ले आओ, p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्डा हो गया। और लैम्डा आपने क्या बोला है बेटा? डेफिनेट है। और अगर आपका लैम्डा डेफिनेट है तो आप क्या बोल दो बेटा कि जो आपका मोमेंटम है वो कैसा है? डेफिनेट है। और अगर आपका मोमेंटम डेफिनेट है तो इसका मतलब बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर आपका मोमेंटम कैसा है बेटा? डेफिनेट है। तो डेफिनेट होने के कारण आपका मोमेंटम कैसा होगा बेटा? एक्यूरेट हो गया। तो जब आपका मोमेंटम एक्यूरेट है तो मोमेंटम में किसी भी प्रकार का कोई एरो नहीं है, तो डेल पी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? आपकी जीरो हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ध्यान से सुनिएगा दोबारा से। ये आपका कोई भी पार्टिकल है, इसमें मोशन में, जब वो पार्टिकल मोशन में है तो कौन सा करैक्टर रखता है बेटा? वेव करैक्टर रखता है। और अगर ये वेव करैक्टर रखता है तो ये क्या होगा बेटा? उस वेव की वेवलेंथ हो गई जो कैसी है? डिफाइन है। अगर आपकी वेवलेंथ डिफाइन है तो आपका मोमेंटम भी क्या होगा बेटा? बिल्कुल डिफाइन होगा। और अगर आपका मोमेंटम डिफाइन है तो इसका मतलब एरर इन मेजरमेंट ऑफ मोमेंटम इज जीरो। इनकी डेल टी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो मोमेंटम है वो कैसा है बेटा? निश्चित है, डिफाइन है। कारण क्योंकि आपकी वेवलेंथ कैसी है बेटा? निश्चित है। और अगर हम डेल पी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो डेल पी क्या है बेटा? एरर इन मोमेंटम। और एरर इन मोमेंटम कितने बेटा? आपकी जीरो, क्योंकि वेवलेंथ आपकी फिक्स है। तो जब एरर इन मोमेंटम जीरो, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को यहां पर पुट करता हूं तो डेल एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा बेटा। तो डेल एक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? डेल पी को साइड ले जाओ बेटा, h अपॉन h अपॉन 4 पाई इनटू में डेल पी। बेटा डेल पी कितना आपका? जीरो। अगर मैं इसकी वैल्यू यहां पर क्या रख दूं? डेल पी के स्थान पर अगर मैं ये वैल्यू क्या रख दूं बेटा? जीरो रख दूं तो डेल एक्स क्या हो जाएगा बेटा? डेल एक्स हो जाएगा आपका कितना? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब जो पोजीशन है वो इन्फिनिटी है, यानी हमें खुद नहीं पता कि उस पार्टिकल की पोजीशन कहां पर है, क्योंकि उस पोजीशन कहां तक हो सकती है बेटा? इनफाइनाइट पोजीशन हो सकता है पार्टिकल यहां पर हो सकता है 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 यहां पर। पार्टिकल की पोजीशन हमें फिक्स नहीं है, इसलिए हम इसको क्या बोला बेटा? डेल एक्स को अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। सेकंड बात करते हैं बेटा कि अगर मान लो आपका डेल एक्स फिक्स हो जाए,
आपका क्या फिक्स हो जाएगा बेटा, आपका डेल एक्स फिक्स हो जाएगा। कैसे डेल एक्स कैसे फिक्स होगा, मान लो आपके पास एक स्पेस है और उस स्पेस के अंदर बहुत ज्यादा वेव है बेटा। मान लो ये आपके पास एक वेव ये होगी बेटा, एक आपकी वेव ये होगी मान लो, एक मान लो आपकी वेव ये होगी बेटा। एक स्पेस के अंदर आपके पास इतनी वेव प्रेजेंट है, क्योंकि हर पार्टिकल की अपनी अपनी वेव होती है बेटा। अगर मैं इसकी एक रिजल्टेंट वेव निकालूं कि इस स्पेस के अंदर, इस छोटे से स्पेस के अंदर टोटल वेव क्या होगी, यानी कि अगर मैं इन वेव का क्या निकालना चाहूं बेटा, रिजल्टेंट निकालना चाहूं, तो मैं क्या करता हूं बेटा, इनके रिजल्टेंट को निकालकर मैं क्या करता हूं, इन वेव्स को आपस में क्या कर देता हूं बेटा, रिस्पेंड कर देता हूं बेटा। तो जैसे मैं इनको कंबाइन करता हूं बेटा, तो आपके पास इस प्रकार की वेव ऑब्टेन हो जाएगी बेटा। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि यहाँ पर जो आपको वेव ऑब्टेन हुई है बेटा, वो केवल और सिर्फ केवल एक स्मॉल रीजन में ऑब्टेन हुई है बेटा, यानी कि यहाँ तक ही आपकी पोजीशन फिक्स है, इसके बाद तो है नहीं। बात समझ में आ रही बेटा, मैंने क्या किया, इन सभी वेव को आपस में कंबाइन करके एक रिजल्टेंट वेव निकाल दिया बेटा। इनका क्रस्ट इनका क्रस्ट इनका क्रस्ट आपस में जुड़कर रिजल्टेंट क्रस्ट ये बन गया, ट्रफ ये बन गया बेटा। तो टोटल डिस्टेंस हम देखें तो टोटल डिस्टेंस तो आपकी यहां से लेकर यहां तक है टोटल वेव, और ये डिस्टेंस कैसी है बेटा, समान है। कैसे डिस्टेंस है बेटा आपकी, एक समान डिस्टेंस है, और समान डिस्टेंस है तो डेल एक्स कितना हो जाएगा बेटा आपका 0, क्योंकि समान डिस्टेंस के अंदर पोजीशन तो सर्टेन ही होगी बेटा। अगर आपकी डिस्टेंस बहुत बड़ी होगी तो पार्टिकल की पोजीशन कैसी होगी, अनसर्टेन होगी। लेकिन अब आपने बोला है कि बेटा हमारा जो एरिया है, जो रीजन है, वो कैसा है, समान है। तो समान रीजन है तो डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि वहां पर अनसर्टेनिटी होने के चांस नहीं है। और अगर अनसर्टेनिटी होने के चांस नहीं है पोजीशन में, तो आपके डेल पी क्या बन जाएगा बेटा, देखिएगा, डेल एक्स इंटू डेल पी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। बेटा दो बात माफ कर लेना, अगर आपका जो स्पेस है वो बहुत बड़ा होगा, अगर आपका स्पेस का बेटा बहुत बड़ा होगा, तो वहां पर पोजीशन में अनसर्टेनिटी मैक्सिमम होगी बेटा। पोजीशन में अनसर्टेनिटी कैसी होगी बेटा, मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर आपका स्पेस कैसा होगा बेटा, कम होगा, रीजन छोटा होगा, तो वहां पर पोजीशन में अनसर्टेनिटी क्या होगी बेटा, मिनिमम होगी। क्या होगी बेटा, वो मिनिमम होगी। तो यहां से मोमेंटम को कैलकुलेट कीजिएगा, तो डेल पी एच अपॉन 4 पाई इंटू में डेल एक्स। अब डेल एक्स कितनी आएगी बेटा वैल्यू, डेल एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 0 है, वैल्यू पुट कीजिएगा यहाँ पे, तो ये बन गया बेटा डेल पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई इंटू में 0, ये 0 होती है, सारा क्या होगा बेटा आपका इन्फिनिटी, यानी कि डेल पी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा आपकी बात, आपकी इन्फिनिटी आ गई। तो यहां पर आपने दो बात नोट की बेटा कि अगर आप पोजीशन को कैलकुलेट करते हो तो जो आपका मोमेंटम है वो कैसा हो जा रहा है बेटा, इनफाइनाइट होता जा रहा है। इनफाइनाइट का मतलब सर्टेन ही नहीं है, निश्चित ही नहीं है कि इसका मोमेंटम कितना होगा। और अगर आप मोमेंटम को कैलकुलेट करते हो तो पोजीशन कैसी होती जा रही है बेटा, अनसर्टेन होती जा रही है, इनकी पोजीशन तो कंफर्म नहीं है कि पार्टिकल कहां पर प्रेजेंट होगा। इसलिए हमने इस प्रिंसिपल का नाम क्या रखा है बेटा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसके द्वारा गिवन है बेटा 1927 के अंदर जर्मन केमिस्ट हेजनबर्ग के द्वारा इस प्रिंसिपल को क्या किया गया था बेटा, पुट अप किया गया था, फॉरवर्ड किया गया था बेटा, और इसको हम बोलते हैं अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। दोबारा से सुन लो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में बोला गया बेटा इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एक्यूरेसी एंड साइमल्टेनियसली, कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और उसके मोमेंटम को एक साथ शुद्धता से कैलकुलेट करना कैसा है बेटा, इम्पॉसिबल। और ये इक्वेशन किसके नाम से जानी जाती है बेटा, इट इज नोन एज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी इक्वेशन। तो यहां पर हमने दो बात की बेटा कि अगर आपका मोमेंटम फिक्स हो जाता है, यानी कि सर्टेन हो जाता है, तो आपकी पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगी, और अगर पोजीशन सर्टेन हो जाती है तो आपका मोमेंटम कैसा हो जाएगा बेटा, अनसर्टेन हो जाएगा। इसलिए हम इस प्रिंसिपल को क्या नाम दे रहे हैं बेटा, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।
रिमाइंड रखना बेटा, इस इक्वेशन के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। और सेकंड पॉइंट एक इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा कि यहां से हाइजेनबर्ग का जो प्रिंसिपल आ रहा है बेटा, और जो आपने डी ब्रोगली इक्वेशन पढ़ी बेटा, उनसे आपकी क्वांटम मैकेनिक्स की क्या होती है बेटा, शुरुआत होती है। और क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वेव करैक्टर को एक्सप्लेन करने का जो मेन क्रेडिट है वो इन दोनों केमिस्टों को जाता है बेटा। इन्हीं की बदौलत आपकी जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसकी क्या हो पाई बेटा, जनरेट हो पाई, वो उत्पत्ति हो पाई है। कारण क्योंकि इन्होंने बोर्स मॉडल को भी क्या कर दिया था बेटा, चैलेंज कर दिया था। इन प्रिंसिपल्स के कारण जो आपका बोर्स मॉडल है उसमें क्या आने स्टार्ट हो गए बेटा, ड्रॉबैक आने स्टार्ट हो गए। तो इस वीडियो के अंदर इतना बेटा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व करेंगे बेटा। तो तब तक के लिए थैंक यू।